इनफाइनाइट कहलाता है। हाँ देखिए बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर हम कैसे यूज करते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या है कि जैसे मान लो आपका ये बिल्कुल स्ट्रेट वायर है ये। तो स्ट्रेट वायर है तो इसमें इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट कहलाता है। ठीक है, आप इसको बेंड कर दो। आपने इतना बेंड कर दिया इसको, इतना तो आपका कोई भी स्मॉल पार्ट, जैसे इस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, तो आप यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करिए। ठीक है ना, तो ये स्मॉल पार्ट जिस सर्कल का आर्क बन सकता है, उस सर्कल की जो रेडियस होगी दैट विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर एट दिस पॉइंट। ठीक है ना। आप इसको और बेंड कर दीजिए, आप इसको और बेंड कर दीजिए, इस तरीके से कर दीजिए। अब यहाँ पर ये पार्ट है, ये और छोटे सर्कल का रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे ज्यादा रेडियस सरफेस है, जितना सरफेस फ्लैट होता जाएगा बेटा, ये बात ध्यान रखनी है हमको, कई बार कंपैरिजन करा लेता है कि जितना ज्यादा सरफेस फ्लैट होता जाएगा उतना ज्यादा उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, कम बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे और कर्व्ड करते जाएंगे इसको, आप और बेंड करते जाइए, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, कम होता जाता है। ठीक है। आपका जो एक सर्कल सर्कल है उसका एग्जैक्टली रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके बराबर होगा, ये सर्कल है मान लीजिए आपका, तो इसका कोई भी पार्ट, जिस सर्कल का पार्ट है वो कुछ सर्कल ही है, तो इसलिए सर्कल के केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके बराबर आ जाएगा, उसकी रेडियस के बराबर ही आ जाएगा। ठीक है ना, एक सर्कल के केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर उसके सर्कल के रेडियस के बराबर ही आ जाएगा। बाकी आप जैसे, अब मान लीजिए तीन सरफेसेस, आपको एक इस तरह की सरफेस है, एक इस तरह की सरफेस है और एक इस तरह की सरफेस है, तो ये आपको बस देखना आना चाहिए किसका रेडियस ऑफ कर्वेचर किस कर्व्ड सरफेस का सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर सबसे ज्यादा किस में होगा। तो आप ऑर्डर बता सकते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर किसका है, सबसे कम किसका है, ये बताइए। सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पर सबसे ज्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर किसका होगा इसमें, ये वाला सबसे ज्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, ये वाला होगा या ये वाला होगा। ऑर्डर बताइए इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर जो आप सर्कल बनाएंगे उसकी रेडियस से कंपेयर कीजिए, सबसे कम रेडियस किस में आने वाली, बता दीजिए। हाँ वेरी गुड अमन, ठीक है बेटा आपका भी। R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3। ठीक है ना। तो जितनी ज़्यादा सरफेस फ्लैट होती जाएगी उसको हम उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बोलेंगे, उतना ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है फ्लैट होने के साथ साथ। जब स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन को बेसिकली आप किसी भी सर्कल से रिप्लेस नहीं कर सकते। ठीक है। तो अगर अप्रोक्सीमेट करना है तो एक बहुत लार्ज सर्कल आपको बनाना पड़ेगा, तो इसलिए उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी बोल गई है, इन्फिनिटी बोल दी है। ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पर कर्व्ड सरफेस के किसी भी पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब है बहुत स्मॉल एलिमेंट को इन्वॉल्व करते हुए जो आप सर्कल ड्रॉ करेंगे, उस सर्कल की जो रेडियस होगी उस पॉइंट की क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगी। जैसे एक कर्व्ड पाथ था, तो इतने पार्ट की रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस सेंटर उधर हो जाएगा, इतने पार्ट का रेडियस ऑफ कर्वेचर का सेंटर इधर हो जाएगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ऐसे हो जाएगा। ठीक है। तो आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे हमसे रिलेट हुई। ठीक है ना, ऐसे तो बहुत डिटेल में मैं कभी डेरिवेशन वेरिएशन सब कराता था इसका डी बाई डी एस की फॉर्म में, बट वो बहुत हार्ड कोर मैथ से कभी कोई नहीं पूछता है। अभी तो जस्ट मैं फार्मूला आपको याद कराऊंगा। ठीक है ना, कि कोई y एज ए फंक्शन ऑफ x है तो किसी पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालनी। ठीक है, बट उससे पहले अपने लिए किस तरह से यूज होगी वो देखिए अपने केस में। ठीक है ना, जेई के लेवल पर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर किस तरीके से यूज हो सकती है वो मैं आपको पहले बता रहा हूँ। तो आपको मैंने एक्सलरेशन बताए थे बेटा, दो सर्कुलर मोशन के अंदर की पार्टिकल सर्कल पे चल रहा है। ठीक है। तो उसके दो एक्सलरेशन होते हैं, सेंट्रीपेटल एक्सलरेशन तो एक ही होता है, दो एक्सलरेशन कैसे हो सकते हैं, बट उस किसी भी नेट एक्सलरेशन के सर्कुलर मोशन में दो कंपोनेंट कर सकते हैं, सेंट्रीपेटल एक्सलरेशन और टेंजेंशियल एक्सलरेशन। इतनी बात मैंने आपसे की थी। ठीक है। तो मैं आज ये कह रहा हूँ कि मैं सर्कुलर पाथ की बात ही नहीं करता, मैं किसी भी कर्व्ड पाथ पर ऐसे कंपोनेंट दो कर सकता हूँ। तो आप देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन ऑन कर्व्ड पाथ, एक्सिलरेशन ऑन कर्व्ड पाथ की मैंने सर्कल में, आपको याद है दो कंपोनेंट है, सेंट्रीपेटल और आपका एक टेंजेंशियल। तो मैं कह रहा हूँ ऐसा सर्कल में नहीं, किसी भी कर्व्ड पाथ में दो कंपोनेंट होते हैं बेटा। जैसे मान लो एक कर्व्ड पाथ है और इस कर्व पाथ पे पार्टिकल चल रहा है, तो वेलोसिटी वेक्टर हमेशा पाथ के टेंजेंट के अलोंग होता है, तो यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि किसी भी पॉइंट पर कर्व पाथ पे एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट हो सकते हैं, ये प्रूफ भी किया जा सकता है बट प्रूफ करने का कोई मतलब नहीं है।
ठीक है, जिसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो मुझे बता दे, मैं भेज दूंगा, लेकिन कभी कोई मतलब नहीं है, बहुत डिटेल में प्रूफ है वो। ठीक है, आपको रिजल्ट ध्यान रखना है उसका। हमने सर्कुलर के लिए तो कर लेते हैं, सर्कल का तो छोटा सा हो जाता है, बट इसका आप वी वेक्टर इक्वल टू वी वी कैप लिख के इसको डिफरेंशिएट करके भी पूरा प्रूफ कर सकते हैं इसको। ठीक है, बट अभी उस डिटेल में मैं बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ। तो आपको याद रखना है कि इसमें भी दो एक्सलेरेशन के कंपोनेंट आते हैं, कौन कौन से देखिए। एक होता है जो वेलोसिटी की लाइन के अलॉन्ग होता है, ठीक है ना, ऐसा नहीं हमेशा वी वेक्टर के अलॉन्ग होता है वो, अगर वो अपोजिट भी हो सकता है अगर स्पीड कम करेगा। और दूसरा होता है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर इस कर्व्ड पाथ की रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ ऐसी होगी। ठीक है, तो सेंटर की तरफ मतलब उस टेंजेंशियल लाइन के जिस पाथ पे पार्टिकल चल रहा है उस पर आपने जो टेंजेंट ड्रॉ करी है उसके परपेंडिकुलर लाइन कहाँ से पास होगी, उस पॉइंट के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। ठीक है, तो ये वाला जो कंपोनेंट है एक्सलरेशन का जिसको आप सेंट्रीपिटल बोलते थे उसको नॉर्मल बोल रहा हूँ मैं। जो वेलोसिटी वाली लाइन के अलोंग है दैट इज टेंजेंशियल, वैसे ही नाम है यहाँ पे, बिल्कुल ऐसा कोई नहीं कि नई चीज आ गई एकदम से। ठीक है, आपका पार्टिकल कर्व पाथ के ऊपर चल रहा है, तो कर्व पाथ पे चलते हुए किसी भी पार्टिकल के एक्सेलरेशन नेट ए वेक्टर के दो कंपोनेंट बोले जा सकते हैं। एक अलोंग द वेलोसिटी वेक्टर की जो लाइन है दैट इज टेंजेंशियल कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ठीक है, तो इनके मैग्नीट्यूड क्या होते हैं, एटी का मैग्नीट्यूड तो वही होता है जो वहां पे आया था, ये बिल्कुल निकल के आ जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है, डीवी बाई डी टी। ठीक है, एटी का मैग्नीट्यूड कितना आ जाता है, डीवी बाई डी टी आ जाता है। और ये जो नॉर्मल कंपोनेंट है ये आप वहाँ क्या बोलते थे, आपको याद है क्या सुमित, नॉर्मल एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन में क्या होता है अगर उसकी स्पीड वी है तो? यस सर। अगर पार्टिकल की स्पीड अगर वी है तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन कितना होता है? अल्फा इनटू आर। सेंट्रीपेटल ओमेगा स्क्वायर, वी स्क्वायर अपॉन आर या ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही है बेटा, बस वी स्क्वायर अपॉन आर की जगह क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। तो हमसे क्या पूछता है, बस हमसे पूछता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, तो हम ये मेथड यूज करेंगे बेटा। हम क्या करेंगे, वेलोसिटी वी निकाल लेंगे, वेलोसिटी पता होगी, और उसके जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो निकाल लेंगे हम। ठीक है, तो इस रिलेशन का यूज करेंगे, आर सी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन एन विल बी यूज्ड, बस इतना यूज है हमारे लिए, और कोई यूज नहीं। ठीक है, विल बी यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग वी स्क्वायर, आर सी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन ए एन will be used for calculating radius of curvature, at a particular point, radius of curvature at a particular point। ठीक है, ऑफ ट्रेजेक्ट्री, किसी ट्रेजेक्ट्री का आपसे कभी पूछी गई है तो आप यही मेथड यूज करेंगे, क्योंकि अगर आपको इक्वेशन तो देगा नहीं जनरली, कभी आपको कर्व पाथ की इक्वेशन गिवन हो, ठीक है ना, कर्व्ड पाथ की इक्वेशन ही दे दे आपको, ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन दे दे, तो आप मैथ का एक फार्मूला है वो कभी यूज कर सकते हैं, याद सब कर लेंगे, क्या पता कभी जरूरत पड़ जाए, कभी नॉर्मल एक्सेलरेशन निकालने में जरूरत पड़ जाए। ठीक है, तो फार्मूला फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर, मैथमेटिकल फार्मूला क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर का, फार्मूला फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला क्या होगा यहाँ पर, आर सी इक्वल टू वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 3/2 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये आपको याद ध्यान तो रख लेना है, कभी यूज हो जाए किसी सिचुएशन में तो बात है ना, बहुत कम चांस है, ये सबको ध्यान रखना है, इसकी तो बहुत प्रॉब्लम करेंगे अपन। ठीक है, या आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का तरीका, ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन आपको रेयर है बेटा, गिवन नहीं गिवन है फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछिए तो आप इसी से निकालेंगे। आप क्या करते हैं, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट देख लेते हैं, मान लो एक्सलरेशन इधर होता है आपका, कहीं यहाँ पर ए वेक्टर है, तो और ये एंगल थीटा है, तो आप यहाँ से बोल सकते हैं टेंजेंशियल एक्सलरेशन कितना है, ए कॉस थीटा, और नॉर्मल एक्सलरेशन कितना है, ए साइन थीटा। तो बस नॉर्मल एक्सलरेशन और उस पॉइंट पर स्पीड निकाल के इस फार्मूले से हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल हम कर लेते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर का।
ठीक है। तो जितना ज्यादा कर्व्ड होता जाएगा ना बेटा पाथ, उतना रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होता जाएगा, जितना फ्लैट होता जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर उतना ही बढ़ता जाएगा। एक तो ये चीज ध्यान रखनी, कभी कहता है कि स्पीड सेम है, ठीक है ना, इस तरह की ट्रेजेक्ट्री बना दी जैसे आपने अभी बताया, मैंने आपको यहाँ पे बोल देगा पार्टिकल की स्पीड सबकी टॉप मोस्ट पॉइंट पर सेम है। तो बताओ सबसे ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन, वो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा किसका है, किसका होगा सबसे ज्यादा? स्पीड सबकी सेम है, तो किस पाथ पर नॉर्म, किस पॉइंट पर, मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट पर पूछ रहा है, टॉप मोस्ट पॉइंट। हाँ, R3 वाले की रेडियस कर्वेचर सबसे कम। हाँ उल्टा हो जाएगा, R3 की सबसे कम है, तो यहाँ पर ये नॉर्मल एक्सलरेशन सबसे ज्यादा हो जाएगा इस पॉइंट। ठीक है ना। अब मैं आपको और अच्छा भी डायनामिक्स में कर लेंगे अपन ऐसा क्वेश्चन, अभी मैंने आपको डायनामिक्स नहीं बताई है, ठीक है। लेकिन आपको ये क्लियर है बेटा, नॉर्मल एक्सेलेरेशन अगर स्पीड सब जगह सेम रखेंगे तो कहाँ पर नॉर्मल एक्सेलेरेशन सबसे ज्यादा होगा, तो एक तो इस तरह का क्वेश्चन इसमें आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए जैसे जैसे फ्लैटनेस की तरफ पाथ ट्रेजेक्ट्री या कोई भी पाथ भागेगा, जैसे ये भाग रहा है फ्लैट की तरफ, स्ट्रेट लाइन बन गया तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन का इन्फिनिटी याद है तो आपको ये भी याद रहेगा कि जितना फ्लैट होता जा रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर उतना ही बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और दूसरी बात ये आपको याद रखनी है कि अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है तो आपके लिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये रहेगा, क्योंकि आप एक्सलरेशन निकाल लेंगे, वेलोसिटी निकाल लेंगे, और फिर आप ए नॉर्मल इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर सी लगाकर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे। तो चलिए इसके एक एग्जाम्पल करने की कोशिश करते हैं हम।